हेलो बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो भी इस साल रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बनाया है। इस साल जो आपका सिलेबस है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या इसमें पढ़ना है, किस क्रम में हमें तैयारी करना है, ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इस साल का सिलेबस है। पिछले साल भी यही सिलेबस था। यूपी गवर्नमेंट ने कोविड के नाते करीब 30 से 40% तक का सिलेबस जो है वो कम कर दिया है, और पिछले साल कम किया था, इस साल भी अभी यही सिलेबस है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें पूरा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और सिलेबस जो दिया गया है वो आप देख पा रहे हैं। देखिए, आपका जो पेपर बनता है उस पेपर में करीब 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। ठीक है, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है, और बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 8 हो गया। फिर 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 8 नंबर। फिर 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 12 नंबर। 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, 16 नंबर। और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10। ठीक है, और फिर आता है 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 नंबर। ठीक है, टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इस 70 नंबर का जो सिलेबस है वो देखिए दिया हुआ है। इसमें ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, ये 5 चैप्टर जो हैं फिजिकल के हैं। बाकी के पी ब्लॉक, डी, एफ और उप सहसंयोजन यौगिक, ये जो चारों चैप्टर हैं वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बाकी के जो हेलो एल्केन से लेकर के जैव अणु तक के जो चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक। ठीक है, और जैव अणु, ये छयों के छयों चैप्टर जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। देखिए, काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है, जो यूपी गवर्नमेंट के यूपी एमएसपी साइट से मैंने डाउनलोड किया है, और इसी के आधार पे आपका पेपर आएगा। हाँ, ये 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। विलयन से 7 नंबर तक आता है। वैद्युत रसायन से 5 नंबर, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर, पृष्ठ रसायन से 5 नंबर, पी ब्लॉक से 7 नंबर, डी और एफ ब्लॉक से 4 नंबर। उसके बाद से उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे 6 नंबर। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 5 नंबर, अल्कोहल और हेलो एरीन से 5 नंबर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से 5 नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से 6 नंबर, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक से 4 नंबर, जैव अणु से 6 नंबर। टोटल मिला के हो गया 70 नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरीके से, किस क्रम में जो है तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री तैयार करिए। ठीक है, आप सबसे पहले विलयन पढ़िए। विलयन फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। सबसे लंबा टाइम आपको विलयन में ही मैंने दिया था, तो विलयन जो है अच्छे से पढ़िए। इससे 7 नंबर तक आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो विलयन ही है। आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि विलयन के सामने लिखा हुआ है अंक, 7 अंक लिखा हुआ है। ठीक है, विलयन पढ़ने के बाद आप पढ़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, उसके बाद से आप रासायनिक बलगतिकी पढ़ें। फिर ठोस अवस्था पढ़ लें। ठीक है, ठोस अवस्था में भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है,
मैं अभी उस पे आऊँगा कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री के कम से कम ये जो 4 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और ठोस अवस्था, इसको कंप्लीट कर दें। फिर अगर आपको टाइम मिले तो पृष्ठ रसायन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों पर, ठीक है। पी ब्लॉक तत्व से 7 नंबर तक का पूछा जाता है, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले पी ब्लॉक को तैयार करिए, क्योंकि पी ब्लॉक आसान भी है, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक तैयार करेंगे, उसके बाद डी और एफ ब्लॉक को तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट में पढ़िए, क्योंकि ये बड़ा जल्दी भूलता है। तो लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। जैसे इसमें स्टार्ट करिए आप लोग कहाँ से, तो हेलो एल्किन हेलो एरीन से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद पढ़िए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। फिर आप आ जाइए जैव अणु पे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आप स्टार्च, ये सब आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। उनके बेसिकली उनका जो रिएक्शन है और उनका जो फार्मूला है उसी को आपको अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। तो जैव अणु पढ़ लीजिए। फिर आप आ जाइए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में अगर टाइम मिले तो नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सिलेबस देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको बिलियन पढ़ना है। बिलियन में इस साल क्या है, देखिए बिलियन में इस साल का जो सिलेबस है वो यही है कि बिलियन कितने टाइप का होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। और फिर आगे है कि ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से होते हैं जब ठोस और द्रव का विलयन बने, जैसे चीनी और पानी का विलयन, ठीक है। चीनी ठोस है, पानी द्रव है। तो ऐसे विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है, मोलैरिटी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मोल फ्रैक्शन में, तो ये सब देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद से आता है कि गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है, जिसके लिए हेनरी रूल था, ठीक है। और उसके बाद से आएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब सॉलिड का विलयन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, फिर क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ठीक है। और उसके बाद अणुसंख्य गुणधर्म आपको पढ़ना है, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर सेकंड में आप पढ़िए क्या, इसके बाद आप चाहें तो एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। इसमें इनऑर्गेनिक का सबसे पहला जो चैप्टर आप पढ़िए वो पढ़िए क्या, वो पढ़िए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिक में सबसे पहले आप जानिए कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है, ठीक है। डबल सॉल्ट और उपसहसंयोजन यौगिक में क्या अंतर होता है। दूसरा, उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर से हर साल 2 नंबर का रहता है, ठीक है। तो कभी कभी बहुविकल्पी में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम संभावना रहती है कि बहुविकल्पी में 1 से 2 क्वेश्चन रहें, ठीक है। और 1 आध 2 क्वेश्चन जो है ऐसे अति लघु उत्तरी में भी आ जाता है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके बाद से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग
रासायनिक बलगतिकी पे, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। इसके बाद पढ़ सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट को कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे सांद्रता प्रभावित करता है, टेम्परेचर प्रभावित करता है। किसी रिएक्शन को अगर बहुत तेज़ गर्म कर दें तो उसका रेट जो है उसका काफ़ी फास्ट हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होने लगती है। अगर उत्प्रेरक मिला दें तो भी उसका वेग बदल जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में अंतर क्या होता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर होगा, ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से अर्ध आयु कैसे निकालते हैं, अर्ध आयु काल क्या होता है, हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आपसे केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही अर्ध आयु निकालना है और रेट लॉ निकालना है, ठीक है, वेग समीकरण निकालना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर आगे आप चाहें तो एक ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर काफ़ी आसान होता है, इसको पढ़ लीजिए। इसमें जान लीजिए कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। फिर इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ईथर का हाइड्रोलिसिस, फिनॉल का हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस, इन सब का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है। और ईथर की बनाने की विधि क्या होगी, फिनॉल को बनाने की क्या विधि होगी, अल्कोहल को बनाने की क्या विधि है। जैसे ईथर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है अक्सर विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन विधि से ईथर को कैसे बनाएंगे, विलियमसन निर्माण की विधि। तो इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसके बाद से फिज़िकल केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं किसी सेल के अंदर। उसके बाद से सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नष्ट समीकरण से हमेशा 1 से 2 सवाल रहते हैं, नष्ट समीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईएमएफ सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद से इनकी अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। और एक चीज़ पूछा जाता है अक्सर आपसे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, वैद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व है, इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, ठीक है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता भी आपसे पूछा जाता है कि स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। डी और एफ ब्लॉक के लिए आप ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस ये जान लीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं डी और एफ ब्लॉक में, इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद से आप इनका देख सकते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है इनके साइज़ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और छोटा सा चैप्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं, इनको बनाने की विधि, इनका नाम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब जिनमें नाइट्रोजन पाया जाए, जैसे पिरिडीन होता है, जैसे एमीन होता है, एनिलीन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एमीन पढ़ेंगे। एमीन का फिर से IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC में इसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने तरह का एमीन होता है, इसको कैसे लैब में बनाते हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सा रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन देता है, पानी के साथ कैसे रिएक्शन देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन देता है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, इन सब की पहचान कैसे होगी। ठीक है, जैसे ल्यूकास रिएजेंट से इनकी पहचान करते हैं। उसके बाद से आप जैव अणु भी पढ़ सकते हैं। जैव अणु में क्या है, काफ़ी आसान है इस बार। जैव अणु में आपको सिर्फ मोनोसैकेराइड पढ़ना है, जिसमें एल्डोज और कीटोज के बारे में पढ़ना है, और प्रोटीन में अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय देखना है, फिर पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, और उसके बाद से लास्ट में क्या आपको देखना है कि DNA और RNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बस यही स्ट्रक्चर पे ही सवाल आते हैं DNA और RNA के। उसके बाद से फिजिकल में आप ठोस अवस्था पढ़ लें, और पृष्ठ रसायन मैंने आपको पढ़ाया है, छोटा सा चैप्टर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि फिजीजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन, इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इस साल इसके आने की बड़ी संभावना है कि फिजीजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में आपसे डिफरेंस पूछा जाए। ठीक है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा पृष्ठ रसायन में। और अगला इसमें आप पढ़ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है। ठीक है, ब्राउनी गति से क्वेश्चन आ सकता है। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, कोलाइडों के ये सब गुणधर्म होते हैं, मतलब कोलाइड जो होते हैं वो ये टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन, ये सब प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे दूध एक तरीके का कोलाइडी विलयन होता है, उसमें जैसे ही नींबू का रस आप निचोड़ते हैं वैसे ही उसमें क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, मतलब वो एक कोलाइड का गुणधर्म है। ठीक है, और स्कंदन होने की वजह से आपको छेना अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग P ब्लॉक के तत्व पढ़ सकते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला 7 नंबर तक आता है इससे। ठीक है, और P ब्लॉक में आपको कई सारे करीब 6 ग्रुप्स हैं, इसमें सिर्फ आपको 4 ही ग्रुप पढ़ना है, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 15वां ग्रुप कौन सा ग्रुप है बताइए, नाइट्रोजन ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बाद में हीलियम ग्रुप। ठीक है, नोबल, जिनको नोबल गैसेस बोलते हैं, तो ये आपको यही पढ़ने हैं, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये चारों ग्रुप्स में भी आपको ये सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, ठंड का आनंद लेते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आगे और भी वीडियो समय मिलने पे मैं डालूँगा।